अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर साइंस लेक्चर 3 सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 हीट। पुराने लेक्चर में जो हमने बात करी वो बात हमने ये करी कि जनाब हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। हीट और टेम्परेचर में बेसिकली यूनिट्स क्या होती है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट स्केल्स के ऊपर क्या होता है। जो मशवरा मैंने आपको दिया वो मशवरा यही था कि जनाब जब लेक्चर स्टार्ट करें तो उससे पहले बैठ के आधा घंटा ये लर्निंग टाइम के अंदर ये निकालना ज़रूरी है कि पुराने लेक्चर को नोट डाउन करें और पुराने लेक्चर को जो है वो सुने, ताकि नए लेक्चर के साथ कंटिन्यूटी बने। मैं यहाँ पे वो चीज़ें याद दिलाऊँ आपको जो पुराने लेक्चर की थी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आजकल के फ़रागत के दौर में आधा घंटा आपने यूटिलाइज़ किया और पुराने लेक्चर सुना, तो बस ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। हमने एक बात मेंशन करी थी, अब नोट्स कोचिंग से ले चुके होंगे आप लोग, तो वो भी आपको नज़र आ गया होगा। नोट्स के पेज नंबर 4 पे मैंने नीचे एक रेफरेंस दिया हुआ है। वो रेफरेंस 2 डिफरेंट बुक्स के दिया गया है। एक इंटरनेशनल बुक है यूनिवर्सिटी फिज़िक्स, और एक जो है वो कॉलेज फिज़िक्स है, पाकिस्तानी बुक। उसका रेफरेंस दिया गया है कि किस तरह से सेंटीग्रेड जो है वो, अगर वो डिफरेंस कैलकुलेट किया रहा है डिग्री को कहाँ लिखना चाहिए, और अगर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का किसी पर्टिकुलर वक्त पे नोट किया गया है तो उसका डिग्री को कहाँ लिखना चाहिए। ये इस वजह से देना ज़रूरी था क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसके ऊपर कोई शेर हासिल तबसरा नहीं है, और ये बताना भी इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता हो। वैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग सीख चुके हैं, जो लोग हमसे पहले पढ़ने वाले हैं, और जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनको ये बात बताना ज़रूरी हो कि नीचे ब्रॉड लाइन कहीं पे खिंची हुई हो और उसके नीचे अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं तो हमारे नोट्स का हिस्सा इन मायनों में है कि वो हमको समझाने के लिए या रेफरेंस देने के लिए वो चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। ठीक है, अब काम की तरफ आते हैं वापस। बोर्ड के ऊपर मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है। ये रिलेशन थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए। 9th क्लास में पढ़ा है वो, TF = 9/5 C + 32, और C = 5/9 F - 32, और T = C + 273। ये क्या वो थे कि अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, C + 273। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे करेंगे, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे। ये एक रिलेशन जो आपके आगे लिखा हुआ है, इसके अंदर ये टेम्परेचर है जो किसी भी स्केल के ऊपर है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जो किसी भी स्केल के ऊपर है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है उस स्केल के ऊपर। सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 273 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये उसके स्केल्स हैं बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ से स्केल स्टार्ट और स्केल ख़त्म होता है। लास्ट लेक्चर में इस पर शेर हासिल बात हुई है। 100 स्केल्स होते हैं या 100 डिविजन्स होते हैं, 180 डिवीजन होते हैं इस स्केल में, और इस स्केल के अंदर 100 डिविजन्स होते हैं। ये इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला है। इसके कोई से भी 2 पार्ट उठा लीजिए, ये 2 हिस्से उठा लीजिए। अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में काम करना है, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पुट कीजिए, फ़ारेनहाइट का निकल आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा। इस हिस्से को इसके साथ उठा लीजिए अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में काम करना है। केल्विन मालूम करना है, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है, पुट कीजिए, 32 को प्लस कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ले आके प्लस कीजिए, केल्विन में टेम्परेचर निकल आएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में काम, केल्विन के बीच में काम करना है। बहुत आसान सा रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं, C + 273, ये वही बन जाएगा। C पुट करें, -273, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 100 दोनों नीचे कट जाएंगे, वही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। ये एक, इसमें क्या चीज़ किधर लिखी हुई है वो भी, ये एक रिलेशन याद कर लेंगे तो आपस में टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन आपके लिए बहुत इजी, बहुत आसान हो जाएगा। नोट्स के अंदर सेकंड पेज के ऊपर ऐसे फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं कि अगर डायरेक्ट डेल्टा T है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बाद डिफरेंस निकाला गया और उस डिफरेंस को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है कि सेंटीग्रेड में तो डिफरेंस इतना था, फ़ारेनहाइट में ये डिफरेंस कितना होगा, तो वो डिफरेंस डायरेक्ट फॉर्मूले वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। आमतौर पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सेकेंड लेवल आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसमें इससे बहुत आगे की कहानी है, लेकिन ये पुरानी चीज़ों का रिवीजन है जो कि ज़रूरी है, आपको पता हो कि हमको काम किस तरीके से करना है या किस तरीके से होगा। अच्छा, जो नई बात हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जो कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली तब्दील हो जाती हैं। अगर आप लोग याद करें, तो बॉयस लॉ में ये था कि जनाब
वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली होंगे। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपसे कहा कि हर वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और सिर्फ डिपेंड भी नहीं बल्कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। टेम्परेचर को डबल कर दो तो डबल हो जाए, टेम्परेचर को आधा कर दो तो आधा हो जाए, उस प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैट्रिक क्लास में एक प्रेशर लॉ के नाम से एक चीज़ पढ़ी थी। प्रेशर लॉ क्या था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब मैं बोलता हूँ तो आप समझ गए कि टेम्परेचर केल्विन के अंदर है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा सेम प्रोपोर्शन में, टेम्परेचर को कम कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा सेम प्रोपोर्शन में। तो प्रेशर भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा मैट्रिक क्लास के अंदर, ओम्स लॉ। फर्स्ट में तो बहुत गैप आ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी नहीं और अब तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो इसकी एग्जाम्पल भी देना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तार में इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में जो मज़ाहमत होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, एक और अब नई बात करते हैं क्योंकि अब इससे रिलेट करके चीज़ आगे की तरफ जाएगी। हमको मालूम है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो मुसलसल कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। वो मोशन तीन तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी जगह उनको मिली हुई है। सॉलिड की बात कर लेता हूँ तो वो मोशन आमतौर पर वाइब्रेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, जो अपनी जगह के दाएँ बाएँ टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। वो अपनी जगह के दाएँ बाएँ टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करी हुई है, इसकी लेंथ L है और इसमें मौजूद एटम्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये उनका एम्पलीट्यूड दिखा दिया मैंने आपको, ये उनका एम्पलीट्यूड दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूँ, ये इस वक्त टेम्परेचर T के ऊपर है, मैं इसको हीट करना शुरू करूँ और हीट करके मैं इसको नए टेम्परेचर के ऊपर ले जाऊँ, टेम्परेचर T2 पे ले जाऊँ, तो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से जो एनर्जी मैं इसको दे रहा हूँ वो अंदर जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पिछले लेक्चर का रिवीजन है। अंदर जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी तो आपको मालूम है रिलेटिवली जो मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड है उसके साथ क्या होगा? रिलेटिवली मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में। अब ये मॉलिक्यूल इस एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा। जब ये मॉलिक्यूल इस एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा तो जो करोड़ों मॉलिक्यूल इतनी सी रॉड में, करोड़ों भी कम बोल रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ बिलियंस मॉलिक्यूल इतनी सी रॉड में अरेंज हुए हुए हैं, तो हर एक ज़्यादा एनर्जी की वजह से अपने मीन पॉइंट से पहले के मुकाबले में ज़्यादा दूर जाने लगेगा। रिलेटिवली निस्बतन फ़र्क जो पड़ेगा वो इस रॉड की लेंथ में फ़र्क पड़ जाएगा कि वो मॉलिक्यूल्स जो पहले कैद हुए हुए थे इन डायमेंशंस के अंदर, अब वो मॉलिक्यूल अपनी जगह से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो नतीजतन उसके साइज़ में रिलेटिवली फ़र्क पड़ जाएगा। नज़र आ रहा है? बड़ी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये एनर्जी निकाल रहा होता, ठंडा कर रहा होता, एनर्जी बाहर निकाल रहा होता, तो मॉलिक्यूल्स का जो रिलेटिवली वाइब्रेटरी मोशन है वो कम हो जाता, और जब वो कम हो जाता तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, वो मॉलिक्यूल्स पे काबू पा लेती और मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते। वो फोर्सेस तो वैसे भी चाहती हैं कि मॉलिक्यूल करीब करीब रहे, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, तो वो फोर्सेस हावी हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते। क्या होता? इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ये सिकुड़ जाती। तो ठंडा करने पे चीज़ सिकुड़ जाएगी और गर्म करने पर चीज़ फैल जाएगी। एक मेटालिक बॉडी के लिहाज से बात हो रही है। ठीक है, अब जब ये जो पहली बात तो मैं कर दूं कि ये मैंने फैली भी दिखाई है ना, ये फैला हुआ जो हिस्सा मैंने दिखाया है ये बहुत कम होगा,
ये ऐसा नहीं होगा जो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अब कुछ चीज़ें उसकी चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। ये हिस्सा बहुत कम होगा, आमतौर पे तो ऐसा होगा कि नेकेड आई से नज़र भी नहीं आ रहा होगा, खाली आंख से। इसके लिए डिवाइसेस भी, जैसे वर्नियर कैलिपर है जो कि 1/100 सेंटीमीटर तक जो है मालूम कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक। तो वर्नियर कैलिपर से जब नोट करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ मिलीमीटर्स के अंदर फ़र्क पड़ गया इसकी लेंथ में, तो ये मिलीमीटर्स का फ़र्क होगा। लेकिन ये मिलीमीटर्स का फ़र्क जो होता है इंजीनियरिंग में बड़ा मायने रखता है। एक गाड़ी का पुर्जा बनाया गया और उसके साथ एक दूसरे पुर्जे को फिट किया गया, एक पिस्टन को जो इसके अंदर मूव करेगा, और इसमें मूव करने के बाद इसके बीच में एक बिल्कुल बारीक सी ऑयल की लेयर चलेगी, जब भी ये मूवमेंट इजीली हो जाएगी। और ये इतनी कम जगह होगी कि वो ऑयल का कतरा बाहर नहीं टपकेगा, वो ऑयल का कतरा बाहर नहीं टपकेगा, लेकिन वो उसके साथ फ्रीली मूव कर रहा होगा। अगर गाड़ी का प्रॉपर कूलिंग का निज़ाम काम ना कर रहा हो, जो रेडिएटर में पानी डाला जाता है, लाइंस चोक हुई हुई हो, तो गाड़ी का इंजन ठंडा नहीं होगा। जब इंजन ठंडा नहीं होगा तो ये पिस्टन का अंदर वाला हिस्सा, मैंने कहा ना मिलीमीटर्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, माइक्रोमीटर का डिफरेंस है कि अंदर का ऑयल टपक नहीं रहा, जो इनके बीच में लेयर चल रही है। तो ये अंदर का हिस्सा फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपेंड हो गया, ज़रा सा भी माइक्रोमीटर्स में एक्सपेंड हो गया, इसने ऊपर वाले हिस्से को पकड़ लिया, तो ये जो फ्रीली मूव कर रहा था इसके ऊपर, अब ये मूव नहीं कर सकता। तो ये माइक्रोमीटर्स का फ़र्क इंजीनियरिंग में बड़ा मायने रखता है। तो इस टॉपिक को उसी इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाता है कि जनाब लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है। इस वक्त इसकी जो नई रॉड की लेंथ है, वो नई रॉड की लेंथ ये आपके सामने L डैश हो गई, और जो डिफरेंस है वो भी नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंस है, पहले के मुकाबले में इतना फ़र्क पड़ गया। इस डिफरेंस को मैं बोलूँगा जनाब अली ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल डिफरेंस है। हुआ क्या है, जो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई कि जनाब जब किसी मेटालिक रॉड को ले तो उसको जब गर्म करें तो वो फैल जाती है, ठंडा करें तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वजह क्या होती है, वजह भी मैंने आपके सामने बयान करी, ठंडा सिकुड़ने की भी, कॉन्ट्रैक्ट होने की भी और एक्सपेंड होने की भी। टॉपिक का नाम समझ में आ गया, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल यानी कि हीट, एक्सपेंशन यानी कि फैलाव, हीट की ऐसे होने वाला फैलाव। ठीक है जी। चूंकि इस वक्त आपने इस फैलाव को लेंथ में नोट किया है, लिहाजा टॉपिक का नाम मैं रखूंगा लीनियर एक्सपेंशन। याद आना शुरू हो गया होगा, मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से पढ़ा है। कुछ ख़ास नई तफसील मैंने अभी तक बयान नहीं करी है, क्योंकि इसमें तफसील भी इतनी है। कुछ बातें होंगी जो नई हैं, बाकी है कि तकरीबन ये चीज़ सेम एज इट इज़ पढ़ चुके हैं। मैट्रिक के लिहाज से ये बयान करना मैं क्यों ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कुछ लोग बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, तो भाई बहुत ही आसान बात करी है। अपने आप को क्यों इतना डिग्रेड कर रहे हो, या अपने आप को क्यों इतना जो है वो पसमानदा समझते हो कि ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। अपने दिमाग को समझाओ कि ये तो कोई बात ही ऐसी नहीं करी है, ये तो 2 साल पहले की बात है, ये तो बस सर ने छेड़ी तो हमको याद आ गई पूरी कहानी। यहाँ तक कि मैंने ख्याल ये रखा है कि अगर आप अलीगढ़ से पढ़ के गए हुए हैं तो चूँकि स्टैंडर्ड के अंदर काम होता है ना, बुक के अंदर भी ऐसा ही काम हुआ था, तो स्टैंडर्ड बताया गया कि L और L डैश T1 T2 सिंबल भी चेंज नहीं करें, ताकि सब चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएं। डेल्टा एल भी वैसी लिखा है, ये नहीं कि स्मॉल एल दिखाऊं और ये नहीं कि एल और एल डैश दिखाऊं, सॉरी L1 L2 दिखाऊं या स्मॉल एल कैपिटल एल दिखाऊं, ताकि आप एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़िंदगी भर चलते रहें। आगे चलो, लीनियर एक्सपेंशन टॉपिक समझ में आ गया। थर्मल एक्सपेंशन, हीट के ऊपर किसी चीज़ का एक्सपेंड होना। जब हीट के ऊपर चीज़ के एक्सपेंशन को नोट डाउन किया जाए लेंथ के अंदर कि वो लेंथ में कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो वो लीनियर एक्सपेंशन आगे आएगा, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज जानबूझ कर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से चलूँ तो ये टॉपिक खुद ब खुद रिवाइज हो जाए। लेकिन इस काम में इतना काम है कि पूरी क्लास इसके ऊपर लग जाएगी। जब वॉल्यूम में नोट किया जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन ही बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जब वॉल्यूम में नोट किया जाएगा। जब एरिया में नोट किया जाएगा तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये हमारे सेकेंडरी के कोर्स में नहीं है एरिया के अंदर नोट डाउन करवाना, लेकिन बात क्या है कि एक्सपेंशन है और थर्मल एक्सपेंशन है। लेंथ में नोट किया जा रहा है तो लीनियर है, और अगर वॉल्यूम में नोट किया जा रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक है, और अगर एरिया में नोट किया जा रहा है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। हो क्यों रहा है वो आपके सामने है सारा कुछ कहानी। T1 T2 टेम्परेचर था, L और L डैश लेंथ थी। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ, नोट्स में लिखी हुई नजर आ रही होगी।
लेक्चर पूरा सुन लीजिए, पूरा लेक्चर सुन लीजिए, फिर नोट्स को पढ़िएगा। नोट्स आपके पास आ गए फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। जब तक टीचर इंस्ट्रक्शन ना दे कि नोट्स में देखो मैं खड़ा हुआ हूँ, नोट्स में देखो, जब तक अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक नज़र उधर, एक नज़र इधर, एक नज़र उधर, नहीं, ज़रूरत नहीं है। टीचर खुद मौका देगा, दावत देगा कि हाँ नोट्स में देख लो, और टीचर वीडियो को रुक जाएगी, आप पॉज कर सकते हैं और फिर आप नोट्स में देखेंगे, उस चीज़ को पढ़ लेंगे, देन पॉज को दोबारा ओपन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ अकल होना, टेक्निक होना, समझ-बूझ होना बड़ी ज़रूरी है ताकि टेक्नोलॉजी को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, वरना शिकवा हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमने बोला इंशाअल्लाह कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपकी समझ में नहीं आए। तो जो दुरुस्त मशवरा हो सकता है वो दुरुस्त मशवरा साथ साथ दे रहा हूँ। पढ़ लो, मेरा लेक्चर सुन लो, लेक्चर सुनने के बाद फिर नोट्स खोलना, जो मैं बोलूँगी 2 पेज हो गए, 3 पेज हो गए, 4 पेज हो गए, इनको रीड करें, प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। नहीं समझ में आए वापस आइए, लेक्चर में रिवाइंड करें, उस पोर्शन के ऊपर आइए, सब कुछ काम उस तरतीब के मुताबिक हो रहा है। चूंकि ये वीडियो अलीगढ़ कॉलेजिएट के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, तो हम हर तरीके से अलीगढ़ कॉलेजिएट के स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे। हम काम वही है जो किताब के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर है, तरीका वही है जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, लेकिन अलीगढ़ कॉलेजिएट के नोट्स आपके पास हैं तो आप इससे फ़ायदा जो है वो एक आम उसके मुकाबले में दुगना तिगना उठा सकते हैं। और वो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ को लिखना कैसे होगा, वो चीज़ भी आपके सामने पूरी की पूरी बनी हुई आ गई। ठीक है, आगे चलिए। जब लीनियर एक्सपेंशन के थर्मल एक्सपेंशन की बात हुई तो डेफिनेशन एग्जैक्टली आपके सामने आई कि हमने ये देखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, डेफिनेशन के अंदर ये मेंशन हुआ है आपके नोट्स के अंदर, एट कांस्टेंट प्रेशर अ मेटालिक बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गई कि मेटालिक बॉडी इंक्रीज करेगी, क्यों करेगी, सब कुछ करेगी, कांस्टेंट प्रेशर का जिक्र क्यों कर दिया। ये बात मैं आपसे पहले समझा चुका हूँ कि भाई जब कभी भी दो चीज़ों के दरमियान में बात कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा फैक्टर जो कि उस पर असर डाल सके उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है। फर्स्ट ईयर क्लास की आपको एग्जाम्पल याद होगी कि वो जिन दो के बीच में बात हो रही है उन्हीं दो को बोलना चाहिए, ठीक है ना। अभी वो सुनाने का तो वक्त नहीं है, बहुत से लोग जो है बोलेंगे कि ये तो जो है वो हम हंसी मजाक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको याद आ गई होगी एग्जाम्पल कि जिन दो की बात हो रही है ना उन दो को ही बोलना चाहिए। और अगर याद आ गई है तो ये कमाल है ना, यही तो याद है। अच्छा, तो इसीलिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं एक लोहे की सलाख को गर्म कर रहा हूँ और साथ साथ हैमर से उसको बीट भी कर रहा हूँ, मार भी रहा हूँ उसको। अब जब मैं उसको गर्म भी कर रहा हूँ और बीट भी कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो चीज़ एक्सपेंड हो गई। जब वो एक्सपेंड हो गई तो अभी मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरे मारने की वजह से एक्सपेंड हुई है या गर्म करने की वजह से एक्सपेंड हुई है। समझ में आ गई। तो इस वजह से भाई बाकी फैक्टर्स को हटा दो, प्रेशर को मत चेंज करो, वो चीज़ वैसी रहने दो, सिर्फ पता लगे कि गर्म करने की वजह से कितनी तब्दील हुई है, वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगी। ठीक है, तजुर्बात से हमने एक बात सीखी है, वो तजुर्बात से हमने एक बात ये सीखी है थर्मल एक्सपेंशन के काम में कि जो इंक्रीज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ, यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ है क्योंकि इंक्रीज ही हुआ, चेंज खत्म डिक्रीज़ की तरफ भी आता है ना, सुकड़ भी सकती है ना, लेकिन हम पूरी एग्जाम्पल में इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं। जो इंक्रीज इन लेंथ होता है वो दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो वो ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरी बात ये है कि वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। मैं इसको पहले वर्ड्स में बोलूँ, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में भी, कि प्रोपोर्शनलिटी का निशान कैसे बनेगा। बहुत आसान सी बात है ना, ठीक है, फ़र्क नज़र आ रहा है, ख्याल रखना है इस बात का। सेकंड बात, प्रोपोर्शनलिटी के निशान का मतलब क्या होता है कि जिन दो चीज़ों के बीच में प्रोपोर्शनल है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगी। ये जितना बढ़ेगा ये उतना बढ़ेगा, ये नहीं कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा ये उतना बढ़ेगा। प्रोपोर्शन का मतलब ये है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये है कि उसी तरीके से सेम बिहेव करेगा। चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, यहाँ पे एक ही बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। क्यों? क्योंकि अगर एक रॉड पहले से 1 मीटर लंबी है और एक रॉड पहले से 1.5 मीटर लंबी है तो भाई इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हैं। जब इसको गर्म करोगे, बराबर गर्म करोगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, इसको गर्म किया, बराबर गर्म किया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, दोनों को बराबर गर्म किया है, क्योंकि आप लेंथ का इफेक्ट मालूम करो, टेम्परेचर बराबर रखा, ठीक है, लेंथ का इफेक्ट। तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं,
सॉरी इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा भी एक्सपेंड होगा तो ये रॉड इतनी एक्सपेंड हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूल्स कम हैं, रॉड भी लोहे की है, सेम मेटल की रॉड है, बराबर भी गर्म बराबर किया है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। हर मॉलिक्यूल उतना ही फैलेगा क्योंकि तुम उतना ही गर्म कर रहे हो, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, हर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे जो अरेंज हुए थे लैटिस के अंदर, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा किस में है? जिसकी लेंथ पहले से ज़्यादा थी। डिफरेंस कम किस में है? जिसमें लेंथ पहले से कम थी। तो ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। शाबाश। दूसरी बात, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। ज़्यादा गर्म करोगे, अब लेंथ एक जैसी ले लो, अब लेंथ का फर्क मत डालना, क्योंकि जिस चीज़ का इफेक्ट मालूम कर रहे हो उसकी चेंज की बात करो। अब लेंथ, दो रॉडें एक जैसी हैं, एक ही मेटल की एक जैसी रॉड है, इसको गर्म किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको गर्म किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ज़्यादा गर्म किया यानी कि ज़्यादा हीट एनर्जी दी है, जब सॉरी इसको ज़्यादा गर्म किया इसका मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी दी है, ज़्यादा हीट एनर्जी दी है तो मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड जो पहले ये था अब वो मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ये हो गया, तो निस्बतन मॉलिक्यूल दूर तक जाएंगे। ये भी सेम रॉड है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन कम गर्म किया है। पहले मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड ये था, अब मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। मॉलिक्यूल निस्बतन बढ़ेंगे तो, लेकिन चूंकि कम एनर्जी मिली है लिहाजा कम एक्सपेंड होंगे, कम एम्पलीट्यूड अपना बढ़ाएंगे। नतीजा ये है कि इसमें एक्सपेंशन ये हुआ, इसमें एक्सपेंशन ये हुआ। तो इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज़्यादा गर्म करोगे तो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड होगी, कम गर्म करोगे तो मेटल जो होगा वो कम एक्सपेंड होगा। लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है। दो इक्वेशन मेरे सामने बनी हुई आ गई हैं। इक्वेशन का नंबर मुझे मालूम है कि 1 और 2 करके इक्वेशन का नंबर लिखा जाएगा। मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल सेम था, सेम आ गया, ऊपर एल लिखा है, नीचे डेल्टा टी लिखा हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। डेल्टा एल प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल टू आया और कांस्टेंट आया। कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा। प्रॉपर फर्क है प्रोपोर्शनलिटी और अल्फा बनाने में। एल लिखा हुआ है, डेल्टा टी लिखा हुआ है। कोई नई इक्वेशन नहीं आई, मैट्रिक क्लास की इक्वेशन है, जानते हैं। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक कांस्टेंट है। हम पहले भी ऐसे कांस्टेंट को जानते हैं, मिसाल के तौर पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट का मतलब है नंबर, और ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जो कि नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। लोहे के लिए अल्फा की वैल्यू अलग होगी, पीतल के लिए, ब्रास के लिए अल्फा की वैल्यू अलग होगी, कॉपर के लिए, तांबे के लिए अल्फा की वैल्यू अलग होगी। यानी कि अल्फा नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। और ये नंबर जिस तरीके से दूसरी यूनिट्स हैं, इसकी एक भी एक यूनिट होगी या दूसरे कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करने वाला कांस्टेंट है जो कि ये बता रहा है कि इस चीज़ में लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोहे के लिए अल्फा की वैल्यू 5 है और कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू 8 है। बस अल्फा की वैल्यू देखी और आपको पता लग गया, यानी कि लोहा कम फैलेगा, कॉपर ज़्यादा फैलेगा। तो अल्फा की वैल्यू को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ में कितना एक्सपेंशन होगा। अगर मैं एक जैसी रॉड लूँ और एक जैसा गर्म करूँ तो तांबा ज़्यादा फैलेगा क्योंकि उसका अल्फा 8 है, और लोहा कम फैलेगा कि उसका अल्फा 5 है। ओके, हम सबको मालूम है डेल्टा एल किसके बराबर है, ये डायग्राम से नजर आ रहा है। डेल्टा एल किसके बराबर है? डेल्टा एल बराबर है L2 माइनस L1। ठीक है, L माइनस L डैश, L डैश माइनस L। पहले वाली लेंथ L थी, छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ L डैश थी, तो L डैश माइनस L, ये डेल्टा एल इसके बराबर है। तो डेल्टा एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब डेल्टा एल की वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा एल की जगह पे आ गया न्यू लेंथ माइनस पुरानी लेंथ, अल्फा एल डेल्टा टी। एल डैश न्यू लेंथ माइनस एल, वहाँ पे गया प्लस एल, अल्फा एल डेल्टा टी। एल कॉमन निकल आया, एल डैश एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन न्यू लेंथ का, ये एक्सप्रेशन चेंज इन लेंथ का, इंक्रीज इन लेंथ का। ये दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज मैट्रिक क्लास में डिवाइड किए गए, मैट्रिक क्लास में ड्राइव किए गए। ठीक है, न्यू लेंथ, ओल्ड लेंथ, पुरानी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है काम आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया हो। जब काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे
तो पहले वाला टेम्परेचर 0 हो गया, नया वाला टेम्परेचर जो भी था 5, 10, 15, 12, तो डेल्टा टी किसके बराबर निकलेगा? नया माइनस पुराना, तो टी माइनस 0 टी। काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। एल पुरानी लेंथ, ये वो लेंथ है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ? एल नॉट नाम रख सकता हूँ। एल नॉट नाम रखने से क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया कि ये वो लेंथ है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली गई थी। नई लेंथ क्या होगी? नई लेंथ एल डैश, एल डैश जो भी निकलेगी किसी टेम्परेचर पे निकलेगी, हाँ किसी टेम्परेचर पे निकलेगी, तो उसका नाम क्या रख सकता हूँ? एल टी रख सकता हूँ। यानी कि वो लेंथ है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, ये वो लेंथ है जो कि क्या है? किसी टेम्परेचर पे निकाली गई है, इसका नाम एल टी है। ये वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी, तो एल डैश की जगह पे क्या आ गया? एल टी आ गया। एल डैश की जगह पे क्या आ गया? एल टी आ गया। ये एल की जगह पे क्या आ गया? एल नॉट आ गया, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लेंथ। 1 प्लस एल्फा, और डेल्टा टी की जगह पे क्या आ गया? जस्ट टी आ गया। मतलब क्या, कोई भी मामला नहीं है, ये वही एक्सप्रेशन की नई शक्ल है, बस उसका स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है। स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर जो है वो चीज़ों के सिंबल्स बदल दिए। ये लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपके सामने बन के आ गया। अल्फा की वैल्यू में मैंने बात करी थी कि अल्फा कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन है, और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, और अल्फा की तारीफ भी यहाँ से करूँगा, बाद में भी करूँगा अल्फा की तारीफ, लेकिन मैं अल्फा की डेफिनेशन यहाँ से भी हाथ याद कर सकता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आप चीज़ों को समझ रहे हैं। डेल्टा एल, एल इसके नीचे गया, डेल्टा टी इसके नीचे गया, यहाँ पे कौन रह गया? अकेला अल्फा रह गया। तारीफ बनाने के लिए चीज़ों को सिंपल करने की ज़रूरत है, सिंपल करेंगे तो तारीफ खुद ब खुद बन जाएगी। डेल्टा टी क्या चीज़ है? चेंज इन टेम्परेचर, कितना गर्म किया था। फर्ज करें चेंज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री, सेंटीग्रेड में बात करनी है सेंटीग्रेड में कर लो, फ़ारेनहाइट में बात करनी है फ़ारेनहाइट में कर लो, केल्विन में बात करनी है केल्विन में कर लो। अगर डेल्टा टी 1 डिग्री है, तुमने 1 डिग्री गर्म किया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई अगले स्टेप में? ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एल और नीचे क्या लिखा हुआ है? एल। डेल्टा टी कहाँ गया? 1 डिग्री, सिंपल कर दिया ना डेफिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाया है टेम्परेचर को, जब तो मैंने यहाँ पे बोला इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ भी बड़ी होगी। दोबारा बोलता हूँ, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में 1 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, ये तो 1 डिग्री रखा है तो ये ऐसा आया है, तो बताना पड़ेगा कि ऐसा कब होता है जब 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो। तो डेफिनेशन बन गई बहुत सिंपल सी। एक और तरीके से इस डेफिनेशन को बोले, आपको मालूम है जब किसी भी चीज़ की चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। जब किसी भी चीज़ की चेंज को ओरिजिनल चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। माज़ी करीब के अंदर, करीब जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें याद दिलाऊं तो जब न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड पढ़ रहे थे तो बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था, तो बल्क मॉड्यूलस यही पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन चेंज इन प्रेशर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं और उससे पहले भी ये जिक्र आ चुका है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, डेल्टा एल अपॉन एल, ऊपर चेंज नीचे ओरिजिनल, तो इसको क्या बोलूँगा? फ्रैक्शनल चेंज। तो अल्फा की तारीफ को एक और तरीके से बयान करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब रेशियो का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, जब फ्रैक्शनल का मतलब हुआ तो खुद ब खुद समझ में आ गया कि रेशियो होगा, ऊपर चेंज होगा, नीचे असल होगी, जब भी तो फ्रैक्शनल चेंज बोला। ठीक है, रेशियो बिटवीन अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कब? फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में पुट किया है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, फ़ारेनहाइट में पुट किया तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो। ठीक है, अब एक चीज़ और बस, यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूले से यूनिट बनती है, फॉर्मूले से डेफिनेशन भी बनती है, फॉर्मूले से यूनिट भी बनती है। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। पता है आप लोगों को 10 रुपये और 8 रुपये में कितना फ़र्क है? 2 रुपये। तो रुपयों का फ़र्क रुपयों में ही होगा, तो लेंथ का फ़र्क लेंथ ही निकलेगी, तो मीटर्स का फ़र्क मीटर ही निकलेगा। चेंज इन लेंथ मीटर में, ओरिजिनल लेंथ मीटर में,
डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, सेंटीग्रेड में रखा, फ़ारेनहाइट में रखा, केल्विन में रखा, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कट गए, क्या बच गया 1/डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड किसका है? डेल्टा टी का। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डिग्री कहाँ पे आनी चाहिए? शाबाश मेरे बच्चों, सही है, ये तुम लोगों ने बताया ना, हाँ शाबाश। 1/डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यूनिट क्या बन गई? 1/डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा की यूनिट लिख रहा हूँ, तो अल्फा की यूनिट लिख रहा हूँ, ये दरमियान का हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1/डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड इनवर्स। बाद में डिग्री निशान क्यों बनाया? क्योंकि डेल्टा टी है। फ़ारेनहाइट में भी तो हो सकता है, टेम्परेचर तुम फ़ारेनहाइट में लोगे, केल्विन में भी तो हो सकता है, उसमें डिग्री का निशान नहीं बनता। तो ये सब अल्फा की यूनिट्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट है। सेंटीग्रेड इनवर्स, फ़ारेनहाइट इनवर्स, केल्विन इनवर्स। बात क्लियर हो गई? तो अल्फा की डेफिनेशन, उससे मुतालिका चीज़ों की डेफिनेशन, मैं इसकी वैल्यू लिख के दिखाऊँ आपको। तो अल्फा की जो वैल्यू है, मतलब एक जनरल किस्म की वैल्यू की बात करता हूँ, तो 1.1 एक्सपोनेंट -5। ये देखो वैल्यू, क्या समझते हो इस वैल्यू से? कितनी छोटी वैल्यू है। क्योंकि मैंने आपसे काम के शुरू में क्या बोला था, ये स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू है। मैंने काम के शुरू में ये बोला था कि यार ये जो डिफरेंस होता है ना गर्म करने के ऊपर, ये बहुत कम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि तुमको आंखों से पता लग जाए कि ये सर 14 अगस्त आने वाली है, ये हम लोहे का डंडा लेके आए हैं, झंडा लगाना है, तो इसको घर लेके जाएंगे, गर्म करेंगे, वो बड़ा पाइप बन जाएगा, बांस बन जाएगा, झंडा लगाने। इतना थोड़ी फैलेगा यार। ये माइन्यूट सा इजाफा होगा, मिलीमीटर्स में इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा बड़ा मायने रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर को -5, यानी कि अभी डेसिमल 5 प्लेसेस लेफ्ट के ऊपर जाएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को सही कर दूं या डेसिमल में शिफ्ट कर दूं एक्सपोनेंट से हटा के, आप देख रहे अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर 1 मीटर की सलाख ले ली है, मिसाल के तौर पर, कितनी बड़ी सलाख ले ली है? 1 मीटर की। 1 मीटर की इतनी बड़ी सलाख, 1 मीटर की, छोटी नहीं होती। तो जो डेल्टा एल की वैल्यू होगी वो अल्फा की वैल्यू होगी। अगर 1 डिग्री गर्म करें तो आप समझे कि अगर मैं 1 मीटर लंबा लोहा या स्टील लूँ, सब ने देखा हुआ है, कपड़े वाले की शॉप पे आते हैं, उसके पास एक स्टील का जिससे कपड़ा नाप के देता है, वो 1 मीटर की रॉड होती है उसके पास। वो जो मीटर रॉड है, मीटर रॉड, 1 मीटर की रॉड, वो मीटर रॉड अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म की जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें इजाफा देख रहे हैं आप? उसमें इजाफा होता है 0.0000011 मीटर का। ये तो अल्फा लिखा हुआ है ना, तो इसकी यूनिट ये है, वरना ये इजाफा, अल्फा बराबर है डेल्टा एल के, जो इजाफा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। तो अल्फा की वैल्यू ये है, तो डेल्टा एल के लिए। तो आप सोचें इतनी बड़ी रॉड को अगर आप गर्म करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें इजाफा कितना हो रहा है? 0 पॉइंट के बाद 4 0। तो ये नोटेबल इजाफा नहीं होता। अल्फा की वैल्यू हमको बता देती है कि कोई चीज़ कितना फैलने वाली है। अल्फा की वैल्यू हमको बता देती है कि कोई चीज़, इसी तरीके से अगर कॉपर का अल्फा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कॉपर ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हमको ये बताती है, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, और ये बताती है कि ये चीज़ टेम्परेचर के साथ कितना एक्सपेंड होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन का एक और हिस्सा ही हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बिल्कुल ऐसे ही होगा वो। तो ये पूरा काम रिवाइज हो जाएगा। ज़रूरी है कि जब सेकंड लेक्चर का टाइम हो, कल ब्रॉडकास्ट होने वाला है या नेक्स्ट वीक में ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो उससे पहले आधा घंटा पहले बैठ के ये लेक्चर दोबारा सुनेंगे आप। इस लेक्चर से मुताल्लिक़ काम, इस डेरिवेशन को, नोट्स आपके पास है, लेकिन इस डेरिवेशन को लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग बनाना है, और इस डेरिवेशन को नोट्स में देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद बंद करना है नोट्स, और अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। मैं रजिस्टर जब भी चेकिंग के लिए लूँगा न्यूमेरिकल्स के साथ, ये एक असाइनमेंट है मेरा, ये मेरा होमवर्क है जो कि मैंने रजिस्टर के अंदर चेक करना है कि आपके रजिस्टर में ये काम हुआ है। तो इस डेरिवेशन को शुरू से लेकर आखिर तक पहुँचाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर काम स्टार्ट किया जाए तो उसके लिए भी इसको दिखाना है, अल्फा की वैल्यू या अल्फा की यूनिट निकाल के भी दिखानी है, और अल्फा की डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला बना के भी दिखाना है। उससे पहले लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग बनानी है, उससे पहले कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो ये काम आपके पेन से आपके रजिस्टर में हुआ होना चाहिए। अगली डेरिवेशन जो इसके बाद होने वाली है वो इसके बाद करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।